अन्याय कहीं भी हो, न्याय के लिए हर जगह खतरा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि संघर्ष सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं होते। नमस्कार। आज हम यूक्रेन पे थोड़ी अलग तरह से बात करेंगे। मतलब युद्ध के मैदान से हटकर देश के अंदर जो चुनौतियां चल रही हैं उन पर। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सरकार के सामने जो मुश्किलें हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो सत्ता संघर्ष चल रहे हैं, उसकी एक कह सकते हैं जटिल तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, और ये विषय खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शासन प्रणाली मतलब गवर्नेंस और युद्ध के दौरान देश की अंदरूनी राजनीति जैसे मुद्दों को समझने में काफी मदद करता है। तो हम कोशिश करेंगे इन स्रोतों से समझने की कि ज़ेलेंस्की सरकार किन मुश्किलों से जूझ रही है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। शुरुआत इस विरोधाभास से करते हैं। एक तरफ तो यूक्रेन को बाहर से मदद मिल रही है, जैसे अमेरिका से हथियार आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वो भ्रष्टाचार और विरोध की आवाज़ों से निपट रहे हैं। ये कैसी स्थिति है? ये एक बहुत अहम पहलू है। देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि ज़ेलेंस्की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप तो खैर नए नहीं हैं, लेकिन अब उन पर असंतोष को दबाने का और एक तरह से सत्तावादी रवैया अपनाने का भी गंभीर आरोप लग रहा है। और इससे जनता में, खासकर युद्ध के इस माहौल में, बेचैनी बढ़ रही है। हाँ, और इसी बेचैनी का शायद एक उदाहरण हाल के विरोध प्रदर्शन है। जुलाई में कीव और लवीव जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, ज्यादातर युवा थे, सुना है, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल, और उनका मुख्य विरोध सरकार के उस कदम पर था जिससे देश की दो खास स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएं हैं ना, तो उनकी आज़ादी ऐसा लग रहा था कि कमज़ोर हो रही है। और ये वही संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े घोटालों की जांच के लिए बनी थी। अच्छा, तो सरकार ने ऐसा क्या किया था? दरअसल संसद ने, जहां ज़ेलेंस्की की पार्टी का ही नियंत्रण है, एक कानून पास किया। और इस कानून से हुआ ये कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उन्हें इन स्वतंत्र संस्थाओं न्याबू और एसएपी पर कुछ नई शक्तियां मिल गईं। लेकिन सरकार का कुछ तर्क तो होगा इसके पीछे। हाँ, सरकार का तर्क ये था कि इन संस्थाओं में रूसी खुफिया एजेंसियों की घुसपैठ का मतलब खतरा था, तो ये कदम सुरक्षा के लिए जरूरी बताया गया। लेकिन क्या इस तर्क को सब मान रहे हैं? आलोचक तो शायद इसे अलग तरह से देख रहे होंगे। बिल्कुल, आलोचक इसे एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये स्वतंत्र आवाज़ों को दबाने की कोशिश है, चाहे वो मीडिया हो या निगरानी रखने वाली एजेंसियां हो या फिर सरकार के आलोचक। नाबू के जो निदेशक हैं, सेमेन क्रिवोनोस, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इससे बड़े भ्रष्टाचार से लड़ने की जो संस्था की क्षमता है, वो एक तरह से खत्म ही हो गई है। और ये भी बात है शायद कि नाबू खुद ज़ेलेंस्की की कुछ करीबियों की जांच कर रहा था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नाबू ज़ेलेंस्की के कुछ करीबी सहयोगियों की जांच कर रहा था, जिनमें उप प्रधानमंत्री स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, और उन पर आरोप भी गंभीर हैं, गबन के, यहाँ तक कि देशद्रोह के। हाँ, तो संस्थाओं पर दबाव के साथ साथ क्या आलोचकों को व्यक्तिगत तौर पर भी निशाना बनाया जा रहा है? कोई उदाहरण है इसका? हाँ, बंदिशों के 10 मास पूर्व दुनिया भर के मीडिया समूहों ने एक बहुत बड़ी फुटनेज की थी। हाँ, संकेत तो मिल रहे हैं, जैसे एक प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता है विटाली शाबुनिन। उनकी एक संस्था है एंटी करप्शन एक्शन सेंटर, जिसने कई सैन्य घोटालों का पर्दाफाश किया था। तो उनकी गिरफ्तारी हुई और वो काफी विवादों में रही। उन पर जो आरोप लगे, जैसे सैन्य सेवा से बचने का आरोप, वो कई लोगों को मतलब संदिग्ध लग रहे हैं। ये तनाव सिर्फ नागरिक क्षेत्र में ही है या सेना के अंदर भी कुछ खींचतान चल रही है? नहीं, सेना के अंदर भी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जो सैन्य खुफिया प्रमुख है, मेजर जनरल किरिलो बुदानोव, वो अपनी बढ़ती लोकप्रियता के कारण निशाने पर हैं और ऐसी कोशिशें हो सकती हैं कि उन्हें हटाया जाए। कुछ वैसी ही स्थिति जैसे पहले जनरल जालूजनी के साथ बनी थी, याद है? हाँ, बिल्कुल। ये सब देखकर तो ज़ेलेंस्की का 2019 का वो बड़ा वादा याद आता है, जब उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे। लेकिन अब तो युद्ध चल रहा है और ऐसे में भ्रष्टाचार तो सीधे सीधे देश की लड़ने की ताकत को कमजोर कर रहा होगा। समस्या कितनी गंभीर है। और देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो 2024 का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, सीपीआई, उसमें यूक्रेन 180 देशों में 105वें स्थान पर था, यूरोप के कई देशों से काफी पीछे। और ज़ेलेंस्की पर व्यक्तिगत तौर पर भी तो सवाल उठे थे।
कुछ ऑफशोर कंपनियों वगैरह की बात थी। हाँ, उनके सहयोगी ओलेह तातारोव पर आरोप लगे और चुनाव से पहले जेलेंस्की के खुद ऑफशोर कंपनियों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई थी। हालांकि जेलेंस्की ने तब कहा था कि ये पिछली सरकार के राजनीतिक दबाव से बचने का तरीका था। पर क्या आप जनता इस तरह का स्पष्टीकरण मान रही है, खासकर जब सरकार ये कहती है कि ये सब आरोप रूस समर्थक लोग फैला रहे हैं? लगता तो नहीं कि अब जनता इसे आसानी से मान रही है, बल्कि सरकार की कुछ जवाबी कार्रवाइयां जैसे आलोचकों पर दबाव बनाना या मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिशें, इनसे तानाशाही की आशंकाएं और बढ़ रही हैं। एक टिप्पणीकार हैं इरिना नेमिरोविच, उन्होंने कहा भी है कि जो पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में हो रहा है उसे बर्दाश्त करना असंभव है। एक विचार ये भी है कि कहीं ये लंबा खिंचता युद्ध नेताओं को अपनी सत्ता और मजबूत करने का मौका तो नहीं दे रहा? ये एक गंभीर सवाल है। एक सर्वे में तो करीब 70% यूक्रेनियन ने माना कि उन्हें लगता है कि नेता युद्ध का इस्तेमाल खुद को अमीर बनाने के लिए कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है वैधता का। देखिए, जेलेंस्की का राष्ट्रपति कार्यकाल तकनीकी रूप से तो मई 2024 में खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन युद्ध के कारण चुनाव नहीं हो पा रहे। सही कहा। तो वो पद पर बने हुए हैं, लेकिन इसने उनकी सत्ता की वैधता पर एक बहस तो छेड़ ही दी है। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि यूक्रेन के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जो कभी जेलेंस्की के समर्थक हुआ करते थे। उन्होंने स्रोतों के मुताबिक कहा है कि यूक्रेन के अब दो दुश्मन हैं, एक बाहरी दुश्मन पुतिन और एक आंतरिक दुश्मन जेलेंस्की, जो देश का मनोबल तोड़ रहे हैं। हाँ, और उन्होंने इसे यूक्रेन का पुतिनीकरण तक कह दिया। ये बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि जो लोग जेलेंस्की की आलोचना कर रहे हैं वो भी रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका तर्क ये है कि वो रूस से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही वो एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी जटिल है। यूक्रेन सिर्फ एक बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ रहा, बल्कि देश के अंदर भी गंभीर चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार है, सत्ता का संघर्ष है और जनता का भरोसा भी घट रहा है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि युद्ध के समय में भी देश का आंतरिक शासन, पारदर्शिता, नेताओं की जवाबदेही, ये सब कितना ज्यादा मायने रखता है। यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए ये एक तरह की केस स्टडी है जो दिखाती है कि गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा पर बाहरी संघर्ष का क्या असर पड़ता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी देश की अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता और शासन की जो कमजोरियां हैं वो बाहरी हमले का सामना करने की उसकी ताकत और उसे मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के